देखिए, बहुत मर्तबा हम म्यूचुअल फंड लेते ही टाइम पे गलती कर देते हैं। ख़ास तौर से ये गलती वो लोग करते हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा नए होते हैं, समझ रहे कि नहीं। फिर उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक के ये चीज़ भुगतना पड़ता है, और उस फंड के साथ मतलब जब तक वो है कनेक्टेड, जब तक उस फंड में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब तक उनको ये टेंशन रहता है कि भाई शायद ये गलती न की होती तो आज के डेट में मेरे रिटर्न्स अच्छे होते। तो आज मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ऐसी गलती जो आप नहीं करेंगे, और कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये अफसोस आपको कभी नहीं करना पड़ेगा कि शायद पहले ये गलती नहीं किया होता। ये गलती आप करेंगे ही नहीं, तो इस तरह आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। तो हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, अगर म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपको है तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड में आमतौर से दो तरीके के प्लान होते हैं। सबसे पहला प्लान क्या होता है? सबसे पहला प्लान होता है रेगुलर प्लान, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट प्लान। पहले हम इन दोनों चीज़ों को समझते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट क्या होते हैं। देखिए, इससे पहले की एक और भी वीडियो है जिसमें मैंने ये चीज़ बताया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दूसरी बात, पहली वीडियो से कई सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलती जुलती होंगी। देखिए, रेगुलर प्लान का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए खरीद रहे हैं या म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए खरीद रहे हैं, तो फिर वहाँ पर क्या कहलाता है? ये रेगुलर प्लान कहलाता है। मतलब जिसको आप किसी एजेंट के थ्रू खरीद रहे हैं। देखिए, आप म्यूचुअल फंड कंपनी और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड इंसान है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर प्लान कहते हैं। कोई थर्ड इंसान के जरिए आप अगर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, मानकर चलिए एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, तो एसबीआई के म्यूचुअल फंड को आप एक डायरेक्ट के जरिए खरीद सकते हैं। डायरेक्ट पे भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन अगर इसका रेगुलर प्लान लेना हो तो कैसे खरीद सकते हैं? या तो किसी भी म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए, या नहीं तो एसबीआई के किसी भी बड़े ब्रांच में आप जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर भी एक टेबल आपको मिल जाए जहाँ पर म्यूचुअल फंड सेल किया जा रहा हो, और मतलब ये सेलिंग जो होती है ना, बैंक के द्वारा ही होती है, समझ रहे हैं ना। तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो ये हो जाता है रेगुलर प्लान, समझ रहे कि नहीं। और अब बात करते हैं कि डायरेक्ट प्लान क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट प्लान का मतलब ही जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट हम खरीद रहे हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से हम खरीद रहे हैं। जैसे ग्रो हो गया, अप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, इस तरह के जो भी ब्रोकर एप्लीकेशन है इन पर आप रजिस्टर करिए, और यहाँ से आप मतलब क्या कहते हैं कि किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं। ये हो जाता है क्या? डायरेक्ट प्लान, समझ रहे कि नहीं। अब डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में फ़र्क क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट प्लान जब आप खरीदते हैं ना, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई ब्रोकर नहीं होता है, डायरेक्ट आप एएमसी से खरीदते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको देने नहीं पड़ते हैं। जबकि अगर रेगुलर प्लान की बात की जाए तो वहाँ पर एजेंट का चार्ज आपको देना पड़ता है। एक बात और भी बहुत ध्यान रखने वाली है कि क्या जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर हम एजेंट को चार्ज पे कर देते हैं, क्या उसके बाद भी हमें चार्ज पे करने पड़ते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। आप जब जब अपना प्रीमियम पे करेंगे ना, तब मतलब जो है ना, एजेंट को चार्ज उसमें से कट कर जाएगा कुछ परसेंटेज में। इसीलिए रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान दोनों का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक फ़र्क नज़र आएगा। मतलब यह है कि रेगुलर प्लान के रिटर्न्स आपको कम नज़र आएंगे और डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स ज़्यादा नज़र आएंगे। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर कमीशन एजेंट को जा रहा है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोशिश आप ये करें कि जानकारी आप खुद से लें, और किसी ब्रोकर वाले एप्लीकेशन पर रजिस्टर करके वहाँ से आप खुद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। एक्चुअली रेगुलर प्लान आदमी लेते कब है मालूम है? जब उन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो जाकर वो मजबूरी में रेगुलर प्लान लेते हैं। उसके बाद किसी भी म्यूचुअल फंड को लेते टाइम पे आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क आप ले सकते हैं, तब जाकर आपको इक्विटी में आना चाहिए। इक्विटी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है इक्विटी में लार्ज कैप भी आते हैं, मिड कैप भी और स्मॉल कैप भी। तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात कि आप रिस्क ले
सकते हैं तो, अदरवाइज आपको इक्विटी में आना ही नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए, किसी भी फंड को लेते टाइम पे कुछ रेशियोज होते हैं म्यूचुअल फंड में जो आपको म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहला रेशियो होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। आपको देखना चाहिए किसी भी फंड की स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है। स्टैंडर्ड डिवीजन असल में ये बताता है कि किसी भी फंड में वैलेटिलिटी कितनी है, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि कोई भी फंड कितना ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है, समझ रहे कि नहीं। मतलब हमें अच्छे खासे रिटर्न्स देने के लिए वो फंड कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है, उसका फंड मैनेजर कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद आता है बीटा रेशियो। बीटा रेशियो भी मतलब सेम है कि आपके फंड की वैलेटिलिटी को बताता है। उसके बाद आता है क्या, अल्फा रेशियो, जो कि बहुत ही मेन है। अल्फा रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। अल्फा रेशियो आपको देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी फंड का अल्फा रेशियो 7 है तो इसका ये मतलब है कि वो फंड अपने बेंचमार्क से 7% ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि अल्फा रेशियो ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर किसी फंड का अल्फा रेशियो नेगेटिव में है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको एक चीज़ और भी देखना चाहिए जो कि फंड एनालाइजिंग के वक्त पे बहुत ही मेन रहता है, और वो ये है कि फंड का पास्ट परफॉर्म। मतलब ये है कि फंड का पास्ट बैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, पिछले गुजरे हुए टाइम पे इस फंड ने कैसा रिटर्न्स दिया है। देखिए एक बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि पिछला जो भी रिटर्न्स होते हैं, पास्ट रिटर्न्स इस बात की गारंटी नहीं देते कि आपको फ्यूचर में भी सेम रिटर्न्स मिलेंगे, समझ रहे कि नहीं। लेकिन फिर भी ये चीज़ अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई जब बैक में इस तरह का रिटर्न्स रहा है इस फंड का फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करने में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, केयरफुली मैनेज कर रहे हैं, और इसके शेयर्स होल्डिंग्स में अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। उसके बाद ये सारी चीजें देखने के बाद आपको दो चीज और भी देखना चाहिए, वो है एग्जिट लोड और दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। देखिए एग्जिट लोड का ये मतलब होता है कि आप जिस फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि उस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितने दिनों के बाद आप अपने पैसे को किसी रीज़न, किसी मजबूरी, किसी भी कारण से अगर पैसे को निकालते हैं तो आपको कितना परसेंटेज में चार्ज देना पड़ेगा। असल में होता यह है कि कुछ फंड ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको 1 साल के अंदर अगर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहाँ पर 1% का चार्ज देना पड़ता है। यही कहलाता है क्या, एग्जिट लोड। तो आपको देखना चाहिए कि एग्जिट लोड कितना है, क्योंकि आपके पैसे में से कटने वाले चार्ज है तो उसका देखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो। देखिए एक्सपेंस रेशियो असल में ये हमसे एएमसी लेती है और हमारे लिए उसने फंड मैनेजर को हायर करके रखा हुआ है। फंड मैनेजर की एक्सपर्ट टीमें होती हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको मैनेज करने के लिए वो चार्ज किन से लेगी, एएमसी काम हमारे लिए कर रही है तो चार्ज भी हमसे ही लेगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि जितना कम से कम हो सके एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। अब लास्ट में एक अपनी तरफ से बोनस टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि हमारे क्लोज फ्रेंड या हमारे जानने पहचानने वाले कहाँ पर किस फंड में निवेश कर रहे हैं। हमारे जानने पहचानने वाले जहाँ पर निवेश कर रहे हैं उसी सेम फंड में हम भी निवेश करते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी गलती होती है। ज़रूरी नहीं कि उसका रिस्क प्रोफाइल और उसका गोल, उसका इन्वेस्टमेंट करने का मकसद सेम हो, समझ रहे कि नहीं, आपके साथ मैच करता हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग फंड का सिलेक्शन करना है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।